कहीं धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसमें अभी तो कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं, कई तार जुड़ना बाकी है। कहीं धर्म परिवर्तन का खुला खेल सामने आया, कहीं क्लास में नमाज पढ़ने की सीख दी जा रही है, वो भी तब जब सूर्य नमस्कार, जो आराधना भी नहीं है, को लेकर हाय तौबा मचाई गई थी। और कहीं एक जवान धर्म परिवर्तन कर लो के दबाव में आत्महत्या कर लेता है। आज स्वागत नहीं करूंगा मैं स्वप्निल प्रश्नकाल में, क्योंकि आज प्रश्न धर्म का तो है ही, अस्तित्व का भी है। प्रश्न यह है कि आखिर प्रदेश में यह चल क्या रहा है? धड़ाधड़ धर्म परिवर्तन गैंग एक्सपोज हो रहे हैं। आखिर सनातन पर किसकी बुरी नजर है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रतीक सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, अमितोष पारीक प्रवक्ता है वीएचपी के, और अभिनव शर्मा जी अधिवक्ता है हाईकोर्ट के। आप सभी का स्वागत है। आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। अभिनव जी, एक छोटी सी बात मैं समझना चाहता हूं कि अब टीचर का काम है सीख देना, वो बच्चों को क्या सीख दे रहा है इस पर तो कोई नजर नहीं रख सकता, लेकिन अगर स्कूल के भीतर नमाज कैसे पढ़ना है कि सीख दी जा रही है, तो क्या वो किसी तरह के केस में आता है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि जब लालच दिया जाता है तो अल्टीमेटली लालच के वशीभूत होकर आदमी हाँ तो कर ही देता है, एक तरह से उसकी स्वीकृति तो है ही। बिल्कुल है स्वप्निल, और आप देखें कि एक टारगेटेड लोग होते हैं, कुछ एक विशेष वर्ग के लोगों को पकड़ा जाता है, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको धन का प्रलोभन देकर के, परिस्थितियों का प्रलोभन देकर के और एक ब्रेन वॉश करके इस तरीके की कार्रवाई स्कूल्स के अंदर अगर होती है तो वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक अवैधानिक कार्रवाई है। स्कूलों का काम शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ धर्म के परिवर्तन का काम करना कतई नहीं है। और अगर इस प्रकार की कोई भी चीज सामने आती है, प्रकाश में आती है, तो उसके स्कूल के खिलाफ एक डेफिनेट मोड के अंदर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये राज्य सरकार की एक महती जिम्मेदारी है कि वो न केवल धर्म की स्वतंत्रता जो संविधान देता है उसको अक्षुण्य रखे, बल्कि अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उसके साथ निपटे। तो अभिनव भाई, जैसे जो धर्मांतरण के लिए लालच दिया, मान लीजिए, तो कानूनी से किस नजर से देखेगा? क्योंकि धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थितियां स्पष्ट की हैं, लेकिन जब लालच दिया गया और उसकी स्वीकारोक्ति आ गई तो उसे वैध माना जाएगा या अवैध? ये निश्चित तौर पर अवैध है। और अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति आकर के ये शिकायत करता है कि उसके साथ इस प्रकार जबरदस्ती करके या उसका एक ब्रेन वॉश करके इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, तो दिखती बात है कि उस प्रशासन के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जो उस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, प्रतीक सिंह, आपका रिएक्शन क्या चल रहा है प्रदेश में? आपके हिसाब से क्या चल रहा है? देखिए, जब जब चुनाव पास में आते हैं तब तब इस तरीके की बातें सामने आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर धर्मांतरण जबरदस्ती किया जा रहा है या जबरदस्ती कुछ भी हो रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतीक जी, अगर कोई गैंग या कोई रैकेट 4, 5 या 10 सालों से सक्रिय है, चुनाव के पास आकर उसका भंडाफोड़ हुआ, तो ये सुनियोजित कैसे हो सकता है? ये तो सनातन के खिलाफ साजिश है ना सर। चलिए, मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूं कि 10 साल से अगर चल रहा है तो 10 साल से तो राजस्थान के अंदर 10 सालों से तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ये तो पिछले 5 साल ही थी। उससे पहले, उसले 5 साल पहले किसकी थी? पर कांग्रेस पकड़ नहीं पाई। 10 साल, चलिए, वो तो नहीं पकड़ पाए, कांग्रेस भी नहीं पकड़ पाई। पिछले 10 साल से देश के अंदर किसकी सरकार है, आप मुझे बता दीजिए। ये अभी मैं आज तक के ऊपर एक खबर पढ़ रहा था कि पिछले 5 सालों के अंदर गुजरात के अंदर सेंटर में किसकी सरकार है, प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या लेना देना है? पूरी तो स्वप्निल जी, पूरी बात तो सुना कीजिए। मैं बोल रहा हूँ गुजरात के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर 1838 लोगों ने आवेदन किए अपने धर्म बदलने के लिए, जिसमें से 1735 हिंदू हैं। तो उनके अंदर उनको जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे वो क्या हो रहा था उसमें? सर, उन्होंने आवेदन किए। भरतपुर में ये नहीं हो रहा है, नकली सर्टिफिकेट पकड़ा दिए गए, नकली सर्टिफिकेट पकड़ा दिए गए, जिसका कोई औचित्य भी नहीं था। कानून सम्मत उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको जेल में डालिए। नहीं, पर आपको इसमें साजिश क्यों नजर आ रही है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसे इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे, जबरदस्ती धर्मांतरण जो करा रहे हैं उनको जेल में डालिए ना। कौन मना करता है ये बताइए। ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो गुजरात की सरकार ने क्या कार्रवाई की वहां पे? ठीक है। अब मैं ये आपको बताता हूं कि आज से कुछ महीने पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि साहब, हमें ये पता चला है, आप कार्रवाई कीजिए। मेरे साथ अमितोष जी हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, आप सबूत लेकर आओ। अरे भाई, पुलिस हमसे कहेगी कि हम सबूत लेकर आए, जबकि काम तो उनका है। अमितोष जी, क्या कहा था पुलिस ने विहिप को? अच्छा, बिल्कुल मैं बता देता हूँ अब आपको मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ स्वप्निल जी। 19 अक्टूबर 2022 को एक मामला अलवर के अंदर सामने आया और उन्होंने ये बोला कि इस बेटे और बहू ने कि धर्मांतरण हमको जबरदस्ती करवाया जा रहा है। उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद में उस पर कानूनी कार्रवाई की गई।
जब जब इस तरीके की कंप्लेंट राजस्थान के अंदर हुई है उनके ऊपर तो कार्रवाई वो की गई seriousness है। मुझे मैंने एक उसी भी seriousness की हवा दस्तावेज ये निकाली बता ना। दें कि मैंने इन्होंने उसी लिखित seriousness में की कोई हवा कार्रवाई निकाली ना, करने के प्रदीप लिए भाई। कहा था और अभी आप कार्रवाई सुन नहीं लीजिए ना, की आपको गई 2 हो मिनट में तो पता चल जाएगा। अमितोष, जी स्वप्निल सर। कब की थी वीप में अमितोष शिकायत? तो झूठ बोलने का है अरे, अमितोष का तो तो अभी हमेशा। पता चल जाएगा। अभी प्रदीप रुको, भाई, अभी मैं मैंने तो बोला खुद नहीं, इससे endorse पहले कर रहा हूं ना। पर्सनल हो गए आप। मैं आपको ये सुनिए। बता रहा हूँ कि 16 फरवरी को मैं इसी पर डिबेट लेकर आया। विप के चेहरे, पुलिस के चेहरे मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा तो बोले शिकायत तो आई थी। मैं आपको बता रहा हूं पूरी गंभीरता के साथ, शिकायत तो आई थी, लेकिन सबूत मांगा गया था, इस पर हम जांच करवाएंगे। शिकायत का है, चलिए दिखा दीजिए। ठीक है ना, शिकायत आई ठीक थी है, तो नहीं, आप 2 बता मिनट, दीजिए। अमितोष, शिकायत हाँ, में बोले। शिकायत कोई फोन करके तो शिकायत दी प्रतीक नहीं जी होगी। सुनिए, बोलिए, सुनिए। अब सुनिए, शिकायत सुनिए, सुन अपने लेते ना आप प्रतीक अरे भाई। सुनिए। अगर वो देखिए, शिकायत बात दी गई होगी तो आपने मैं खुद धरने कहा पे ना, बैठूंगा, आपने पुलिस खुद कहा वालों ना, के खिलाफ बताइए। आपने खुद कहा ना कि 10 साल मैं बीजेपी पर जब आऊंगा तब आप अपनी शिकायत दूर कर मैंने लेना। नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हाँ, थे। मैं तो बता ही रहा हूँ। मैंने नहीं कहा। मैं हमें कह तो रहा शक हूँ है कि वो कोई 10 सालों से कोई चल रहा होगा। कंप्लेंट अमितोष, की है, बोले आप। तो उसके स्वप्निल खिलाफ जी, राजस्थान की पुलिस ने अगर कार्रवाई अभी की जो तो बताइए, प्रतीक सिंह जी ने कंप्लेंट बात हाँ, कही और इनकी हाँ। बौखलाहट दिखी, शुरुआत में इन्होंने कहा चुनाव पास आते तो ये होते, इनके समय पे भी चुनाव आ रहे थे तब तो इनसे कुछ हुआ नहीं, और जब दूसरे तरीके से चुनाव आते तब इनको ये ऑप्शन दिख जाते। तो इनके एक बात मुझे चुनाव याद आते तो आते इनके हैं। क्या करवाते? नहीं क्यों, जब इनका टेन्योर था तब चुनाव नहीं आ रहे थे, तब इनको आते रहे थे, कन्वर्जन नहीं तब क्या दिखते करवा रहे थे? जी। अगर ये चुनाव आ रहे थे इनके समय में तो कांग्रेस क्या करवा रही थी? कांग्रेस कांग्रेस ने क्या करा मैं बताता हूँ। हाँ। 12 जिले के अंदर में धर्मांतरण के केसेस आए, अलवर के अंदर में धर्मांतरण का केस आया। जब जब विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते थे उनको रेडिकल कहते थे और यही कहते थे कि इनका काम है ये सब बातें करना। एफआईआर जब कराई जाती थी उससे पहले कंप्लेंट होती थी सेक्शन 2D सीआरपीसी में। एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से होती थी। जब एफआईआर, एक मिनट, एफआईआर होती थी उसके बाद एविडेंस के लिए जब बात होती थी, सुनिए, आपको पता है भरतपुर वाले विषय में एविडेंस बजरंग दल ने दिए पूरे, अभी पूरा, जिसमें आपने बोला था ना चुनाव आया, बजरंग दल एविडेंस देता है, जिसको आप बंद करने, प्रतिबंध करने का बात करते हैं, वही धर्मांतरण जैसे जिन कानून अपराधों को आप लोग यहाँ मुंह से जमा खर्च कर रहे हैं ये आप कंप्लेंट की तो आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी बता दीजिए। अरे भाई, तो वो तो आप, जब आपको उस समय नहीं दिखाई दी, जब कंप्लेंट में आई थी, तो आज हम दिखा भी देंगे तो आप क्या मान लेंगे प्रतीक भाई? स्वप्निल जी, है ना? नहीं, ये मैं पूरी आप- गंभीरता के साथ ये इस आप बात को थोड़ी कह रहा हूँ प्रूव प्रतीक करेंगे। भाई। ये आप मुंह जबानी जमा खर्च थोड़ी करके नहीं, चले मुंह जाएंगे। जबानी अगर जमा आपने खर्च की कराई बात ही थी नहीं तो है। आप बताइए। देखिए वहां पे भरतपुर में तो क्या हुआ, कराई नहीं आप खुद आपने। कांग्रेसियों से पता लगा लीजिए आपने भाई। कराई ही नहीं। आप खुद कांग्रेस वाले कार्यकर्ताओं से पता लगा लीजिए भाई। मैं कहां मना कर रहा हूं, आपके तो हर बूथ में लोग हैं ना। स्वप्निल जी, आप पता कर, आप तो पत्रकार हैं, आपने सर, मैं जब बता रहा हूं तो आप मेरी बात को सुने और समझें। उस लेकिन ठीक है, कॉपी न्यूज़ ठीक है, चैनल पे दिखा लेकिन दीजिए, लेकिन अगर लेकिन कोई अमितोष, कंप्लेंट अमितोष, करता मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी। संदेहास्पद क्यों है मामला? मैं आपको इसकी एक उदाहरण देता हूं। अगर विहिप के पास सबूत विहिप ने जुटाए और शिकायत की थी, तो विहिप ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं किया था कि हमारी शिकायत लॉज नहीं की जा रही है या हमारा हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं। नहीं किया था उसी भरतपुर में, उसी धौलपुर में। यहां तो मैं करेक्ट हूं ना अमितोष? नहीं, पर भरतपुर में आप देखिए एफआईआर लॉन्च हुई है, एविडेंस के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो रिकॉर्ड था वो भी पुलिस को जमा कराए, ज्ञापन सौंपा है, हर चीज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक ऐसा, एक मिनट प्रतीक जी, एक मिनट आप बीच में क्यों बोल प्रतीक रहे भाई, हैं? 2 मिनट सुन तो ले, आप सुन तो ले। हाँ, हाँ। देखिए ना, हमारा चुनाव से कोई लेना देना है ना किसी सरकार से। हम लोग एक मिशन पे चल। एक मिनट प्रतीक ज्ञापन की जी, कॉपी होगी ना, ज्ञापन की सुनिए ना, ज्ञापन की कॉपी आपको दिख जाएगी, ज्ञापन की कॉपी दिख जाएगी। भरतपुर के अंदर में केस हो गया, भरतपुर के अंदर में एफआईआर लॉन्च हुई, एविडेंस दे दिए गए। 2 मिनट लक्ष्मीकांत जी, ऐसे ही एसआईटी गठित हुई है या क्या हुआ है? देखिए स्वप्निल जी, सनातन कभी भी किसी धर्म को तोड़ने पर विश्वास नहीं करता। सनातन सदैव वसुधैव कुटुंब की भावनाओं का सम्मान करता है। हम सभी धर्मों का लगातार सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से कुछ धर्मावलंबी लोग हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर आकर के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे भाई प्रतीक कहते गुजरात के बारे में, देखिए 2 विषय फैक्ट कहा उन्होंने? एक मिनट, ये आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 2 तरीके, 2 फर्क है। आर्टिकल 25 बात की इजाजत देता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आवेदन करके धर्म को परिवर्तन करना उस आर्टिकल के तहत आता है। लेकिन किसी को प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाना या लव जिहाद करना, ये कानूनी रूप से गलत है। और ये भरतपुर जो विहिप को दिख रहा था ना लक्ष्मीकांत भाई, जो विहिप को दिख रहा था, जो बजरंग दल को दिख रहा था, वो विपक्ष के तौर पे भाजपा को क्यों नहीं दिख रहा था? भाजपा लगातार इसका विरोध करती आ रही है। आप भरतपुर, आप तो इन जनरल धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, आप भरतपुर में कहां विरोध कर रहे थे? आपने रैकेट का पर्दाफाश नहीं किया सर, ना पुलिस ने किया। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। यदि 250 लोगों को 1 वर्ष पूर्व 12 के अंदर धर्म परिवर्तन की बात हुई और मुख्यमंत्री बड़े सहजता से कह दिया, और तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने, कि ऐसा होता रहता है, धर्म परिवर्तन होता रहता है। देखिए धर्म परिवर्तन वहां किस आधार पर किया? 250 लोगों के साथ धर्म परिवर्तन हुआ, उसको संज्ञान सरकार ने उस समय ध्यान देती तो शायद गंभीर घटना। जयपुर का वाटिका में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने
उठाया ईशान मिश्र का मुद्दा कि घूम घूम कर गांव गांव जाकर ढाणी ढाणी जाकर ये लोग इस बात को कर रहे हैं। उस समय तात्कालिक रूप से विश्व हिंदू परिषद लोग थाने पर गए और थाने पर एफआईआर दर्ज करने का काम भी करने का प्रयास किया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की, केवल मात्र रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। ये गंभीर विषय थे। आज जो भरतपुर क्या बात कर रहे हैं, 3 वर्षों से लगातार चल रहा था, लोग बार बार जा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हम सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की और ऐसा नहीं सबूत पुलिस ने नहीं जुटाए सर, तब सबूत नहीं जुटाए। सबूत जुटाए बात पुलिस पहले सबूत पहले बताए, लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया। वर्तमान में पुलिस ने अपना काम किया, एसआईटी गठन किया, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। ठीक है जिस प्रकार की घटना आप क्रॉस कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट में कीजिए, उसके बाद मुझे अभिनव जी से सवाल लेना है, बहुत शॉर्ट में। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में यही कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई बात उठाई है धर्म या फिर हिंदू परिषद विश्व हिंदू परिषद है, आप लोग हिंदू के परिषदों के नाम भूल जाते फोटो हैं। दिखा दीजिए बस कि अगर आपने दिया हो, और मैं आप पढ़ के नहीं आते दिखा क्या? दीजिए अगर आप कहेंगे तो मैं वो आ गई आपकी बात, वो हमने सुना, आप नहीं पढ़ के बिल्कुल आते ठीक है। क्या? ठीक है अभिनव भाई, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, नहीं 2 मिनट, अभिनव भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। पुलिस के पास कोई इंसान अपनी शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस ये कैसे कह सकती है कि नहीं तुम सबूत लाओ? ये तो प्रोसीजर ही नहीं ना, ये मतलब ये उस तरह का केस थोड़ा ना है कि जिसमें आपको अपने आप को निर्दोष साबित या किसी का दोष साबित करने के लिए खुद ही ओनस लेना पड़े। ये तो प्रोसीजर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक स्वप्निल। आप ये देखिए, धर्मांतरण की जहां तक बात है ना, आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखिए। भारत के संविधान निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप अगर नागपुर गए हो, मैं समझता हूँ बहुत से लोग यहाँ जो पैनल पे बैठे हैं सुधी लोग, उनको पता होगा कि वहां पर बौद्ध स्थान बना हुआ है और भीमराव अंबेडकर साहब ने कई सारे लोगों के साथ में बौद्ध धर्म को वहां अपनाया। आज भी उस स्थान को बहुत माना जाता है, लोग वहां आते हैं और अपनी मंशा और अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर अपनी गतिविधियां करते हैं जो धार्मिक होती हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जब आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के या आपको बहला फुसला करके एक षड्यंत्र के तहत अगर आपको किसी भी राष्ट्र को खोखला करना है तो आप उसकी धार्मिक नियमों को हिला दीजिए। अगर ये मंशा के साथ कुछ लोग षड्यंत्रकारी रूप से राष्ट्र की नींव को खोखला करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं तो पुलिस का काम है अन्वेषण करना। अन्वेषण में साक्ष्य जुटाना पुलिस का काम होता है। परिवादी सत्य या असत्य दोनों ही कह सकता है पुलिस के पास आकर के। वो सही सूचना भी दे सकता है, वो गलत और मिथ्या सूचना भी दे सकता है। ऐसा थोड़ी है कि पुलिस के पास जितनी एफआईआर आती हैं, हर एफआईआर के अंदर चार्जशीट फाइल होती है। पुलिस अदम वकू झूठ का एक हेड होता है, उसमें एफआईआर देती है ना, नेगेटिव एफआईआर, और ये भी कहती है तथ्यों की भूल में हो गया, परिस्थितिवश हो गया, अलग अलग हेड बना करके बहाने निकाल करके एफआईआर में एफआईआर लगा देती है। अच्छा, हाँ। पुलिस का काम है अन्वेषण करना, वो अन्वेषण से भाग थोड़ी सकती है। तो आपका प्रश्न बिल्कुल यथावत और अटल सही सवाल है कि क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं, ये पुलिस का काम ही नहीं है। पुलिस का काम है तथ्य जुटाना। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्रतीक सिंह के भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लक्ष्मीकांत जी, एसआईटी की जांच में ये पता चलेगा ना कि पुलिस ने सबूत मांगे या सबूत विहिप से मांगे या नहीं मांगे। अगर ये बात पता चल जाती है, ये बात सामने आती है, कीजिए लाइन हाजिर थाने को। अगर आपको इस बात में दम लगता है, इस बात में वजन है, तो पुलिस ने गलत किया। निश्चित रूप से 3 वर्षों में कितने थानाधिकारी बदले, किन किन इसके लिए जिम्मेदार, एसआईटी गठन के बाद सब चीज सामने आएगी और सबूत के रूप में विहिप की नहीं, अन्य लोगों से भी इसकी जांच की जा रही है। एक लंबी फहरिस्त बातें बनी है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उन सबकी जांच की जा रही है। अब आप जिस प्रकार से मैं ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मदन दिलावर जब लगातार घूम घूम कर लोगों को स्कूलों में जाकर चीजें सुधारने की बात कर रहे हैं, कोई नहीं डरा आपसे। एक शिक्षक कोटा में उठता है और वो बोलता है कि मैं नमाज सिखाऊंगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे किसी धर्म विशेष की प्रार्थना के तरीकों से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे, जब स्कूलों में आप सूर्य नमस्कार जो कि आराधना नहीं है वो आप आपत्ति क्यों नहीं है? स्कूल के अंदर किसी शिक्षक का काम ये थोड़ी है कि वो धार्मिक प्रार्थना सिखाएगा। धार्मिक प्रार्थना सिखाना स्कूल का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव में नहीं है, किसी सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है धार्मिक प्रार्थना सिखाना। योग निश्चित तौर पर योग जो है वो शारीरिक शिक्षा का अंग है। तो लक्ष्मीकांत जी आप बताएं, आगे टीचर्स डरे क्यों नहीं? मतलब बीजेपी आ गई, मदन दिलावर जी इतना घूम रहे हैं, टीचर्स डरे क्यों नहीं? डरने का विषय नहीं है, हमारा विषय डरने का ही नहीं। हम सामान्य रूप से जो स्कूल काम चलता रहे, शिक्षा काम चलता रहे। कल ही कोटाई घटना है, कोटाई घटना का संज्ञान आने के बाद जिस प्रकार दिलावर जी ने सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद कार्रवाई की, निश्चित रूप सराहनीय और साधुवाद के पात्र माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। देखिए, एक स्कूल की घटना और 2019 से लगातार चल रहा था कि उस बच्ची का नाम के आगे इस्लाम लिखा जा रहा था, उसको नमाज पढ़ने के मजबूर किया जाता। ये घटना 2019 से चल रही थी, जो जानकारी हमारे ग्रामीणों के माध्यम से मिली शिक्षा मंत्री को, और शिक्षा मंत्री उन ग्रामीणों ग्रामीणों आपके
चल रहा था और ग्रामीणों को बताया, कई बार थाने जाकर के आए और थाने वालों ने भगा दिया देखिए। और उन्होंने सबूत भी दिखाया वहां पर कि यहाँ पर इस्लाम लिखा हुआ, हमारी बेटियों को बाहर नमाज पढ़ने प्रतीक भाई, बोले, फिर मैं उसके अमितोष के बाद पास जाऊंगा। तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी थाना अधिकारी को कार्रवाई नहीं की और जब शिक्षा 2019 में तो प्रतीक भाई आपके जब लीडर्स की शिक्षा नजर मंत्री किसी वहां और पर तरफ जाते थी, अगर हैं, आपको वहां याद हो। पर लक्ष्मीकांत जी, 2 कार्रवाई सेकंड, करते हैं। 2019 2020 में तो आपके दिग्गज चेहरों की नजर ही किसी और तरफ थी। स्वप्निल जी, एक मिनट, देखिए, प्रतीक भाई, जबानी जमा प्रतीक भाई, एक मुंह मिनट, जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। अगर ग्रामीणों ने कोई कंप्लेंट नहीं। दी थी तो उस कंप्लेंट की कॉपी होगी। पुलिस है इससे क्या? कोई ये हवा में पुलिस है, कोई प्रवक्ता चीज है, नहीं होती है, समझ फोन में पे आ उठ करके कोई बात नहीं कर देता। अरे नहीं अगर भाई, आप उस नहीं, कंप्लेंट की प्रतीक कॉपी भाई, मुझे प्रतीक भाई, दिखाएंगे प्रतीक तो भाई, मैं प्रतीक आपकी भाई, माफी पुलिस है, मांगूंगा। प्रवक्ता ये मैं नहीं तो हम लक्ष्मीकांत कोटा की खबर पर बात कर रहे हैं और लक्ष्मीकांत जी आपको मैं क्लियर कोटा कर की रहे हैं ना खबर की बात कर कि रहा हूं। 2019 मैं से कोटा की ग्रामीण खबर इसकी की शिकायत बात कर रहे हूं। ये थे। बोल रहे हैं कि ग्रामीणों ने कंप्लेंट दी थी, ग्रामीणों ने अरे भाई, आप ही के अंडर में पीड़ित, अलवर में एक रेप पीड़ित कितने समय तक घूमती रही थी एफआईआर करवाने के लिए, उसमें आपको सबूत चाहिए था क्या? स्वप्निल जी ठीक करना, इसको लक्ष्मीकांत पारी करेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कौन व्यक्ति जाकर के एफआईआर दर्ज कराने गया, लेकर के गया होगा ना कागज ज्ञापन देने इनके जाते लिए हैं। रिकॉर्डिंग अमितोष, करी जाए पहले कि अमितोष, कौन नहीं, ठीक है, थाने ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। प्रतीक भाई, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। प्रतीक भाई, अमितोष, एक मिनट। खुला चैलेंज, नहीं लक्ष्मीकांत जी 2 सेकंड, खुला चैलेंज है अमितोष। अगर वेब के कार्यकर्ताओं के पास इससे जुड़े कोई भी पेपर्स हैं और उन्होंने कंप्लेंट अगर आज से 3 महीने पहले तक वहां पर दी हुई है, कोई शिकायत अगर उन्होंने जमा की हुई है, बोल रहे हैं ना वो माफी मांगेंगे, प्रतीक सिंह, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड है। आप ही देखिए कि जिस तरह से, अरे एक मिनट, आप मेरे बीच में तो मत बोला भाई, करें। आपको टीवी पे से थोड़ी ना यहाँ से निकाल देंगे और वहां से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से निकालेंगे। प्रतीक भाई, अब उतना मैं तो बताता हूं। संयम रखिए ना। हाँ अमितोष, सबसे पहले भरतपुर का जो विषय हुआ, विश्व हिंदू परिषद वहां उतरा, विश्व हिंदू परिषद ने वहां पे कंप्लेंट कराई, पुलिस को सूचना दी, एफआईआर करवाई, रिकॉर्ड एविडेंसेस दिए, रजिस्टर दिए। वो रजिस्टर आज मेरे पास सबूत में है, पर वो जांच का विषय है, जिसमें मेरे को लगता नहीं क्या दिखाने का सही है। एक मिनट, सरकार की बात नहीं, प्रैक्टिकल बात करें ना, मैं सब बता रहा हूँ, सुनिए ना प्रतीक जी। हाँ क्या? अब आता है भरतपुर की बात, कोटा का विषय। हाँ। कोटा में इससे पहले भी कितने कार्यक्रम हुए थे और कितने ऐसे अपराध हुए थे जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाके पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर दिए, चाहे वो धर्म परिवर्तन नहीं, हो, प्रदीप भाई, चाहे वो दोनों हत्या दोनों हो, दोनों मैं कह रहा हूँ पुरानी हमारी सरकार के नहीं, समय नहीं, में अगर कोई भी कंप्लेंट की गई हो तो आप मुझे अरे प्रतीक दिखाइए, भाई, मैं सुन तो ले यार, आपको- 2 मिनट। हाँ तो अब ठीक है ना, हम दोबारा इस टॉपिक को ले सकते हैं ना, रोका थोड़ी ना है। मैं दोबारा भरत मेघवाल जी से संपर्क करूंगा, दोबारा डिबेट बुला लूंगा, अमितोष जी वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। नहीं, और नहीं, तथ्यों के आधार से आगे ये ना, मैंने तथ्यों के आधार पे बात कर तथ्यों के रहा हूं, आधार पे आप बात कर रहा हूं। बैठे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे क्या हो रहा है। रिकॉर्ड विष्णु परिषद, हाँ, हाँ। सारे रिकॉर्ड दे रहा है विष्णु पे। स्वप्निल जी, आपके माध्यम से हाँ। तथ्यात्मक तरीके से चैलेंज करके बात कर रहा हूं कि भरतपुर विषय के अंदर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए एक एविडेंस वहां पे दिया और इसलिए वो रैकेट सामने आया। वो रैकेट कैसे आया था? दूसरा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अरे जो तो ठीक है यार प्रतीक भाई, चलिए ठीक है, वहां पे एफआईआर छोड़ रिकॉर्ड देते दिया, हैं। नहीं, क्या 2 हुआ? मिनट प्रतीक भाई, एफआईआर छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये रैकेट चल तो रहा था ना, आप ही की पुलिस के नाम पे चल रहा था ना, आप ही के पीछे चल रहा था ना प्रतीक भाई। अगर आप बोलिए तो मैं बोल लेता हूँ। बोलिए। स्वप्निल जी, आप खत्म कर ले तब मुझे पूछना। हाँ बोले बोले। अब मैं बता देता हूँ, हाँ। जो भरतपुर का जो मसला आया है वो फरवरी महीने का है। इसी महीने का अभी बीजेपी की सरकार है करंट में। वो व्यक्ति कहां से आता है? वो व्यक्ति आता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल 7 साल से कहा किसकी सरकार है? 20,000 लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की। 20,000 एक एक करके 20,000 लोग। अरे सुनिए, सॉरी स्वप्निल जी, पूरी बात लक्ष्मीकांत जी। सुनिए। उसके तार जुड़े लगता हुए थे, वो है ये तो प्रतीक चुप कर ले तो मैं बता दूं अपनी बात। हाँ, प्रतीक जी, अब 2 मिनट रुके आप। 10 साल लक्ष्मीकांत से जी। मोदी सरकार है, विदेशों से पैसा आके पीसीआर। चला है, बताइए। हाँ प्रतीक भाई 2 मिनट। हाँ लक्ष्मीकांत जी। भाई भरतपुर की जो घटनाक्रम 20,000 लोगों का धर्मांतरण पिछले 3 वर्षों में हुआ है और हाँ। 3 वर्षों में कहते हैं यूपी का आदमी राजस्थान आ गया, तो राजस्थान मतलब यूपी कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी और राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, इसलिए उसने राजस्थान में आकर रैकेट बना लिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद पकड़ा गया और ऐसे खड़ा हुआ, इसलिए का मतलब राजस्थान में विपक्ष के तौर पे भारतीय आपको जनता नजर पार्टी नहीं की आया। सरकार आप मेरी बात को सुनिए, आपको विपक्ष के तौर पे नजर नहीं आया। नहीं, विपक्ष के तौर पर जासूसी करना हमारा काम नहीं, जो संज्ञान में हमारे पास आ रहा था उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा कर रहे थे राजस्थान पर। सर, 20,000 लोग एक मिनट विपक्ष को दिखाई नहीं। एक मिनट हाँ। इस पर लेकर लगातार विभिन्न हिंदू संगठन पुलिस के पास जा रहे थे, पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं करी। मैं एक संज्ञान बताता हूँ। 28 फरवरी 2022 को माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, वाटिका की घटना थी। वाटिका घटना पर मुख्यमंत्री का सामान्य घटना होती है धर्मांतरण, ये मुख्यमंत्री जी का बयान, इस तरह का तत्कालीन मुख्यमंत्री का बयान, तो इस बात साबित करता है कि कांग्रेस उस समय तात्कालिक रूप से मानसिकता ये मैं आपको एक बात कार्रवाई बताता हूँ। पीएफआई के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आए थे ना, उसमें इस धर्म परिवर्तन को एक बड़े हथियार के तौर पर देखा गया, आगे की योजना के तहत 2040 के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है के तहत। ठीक है, उस लिहाज से आपने कोटा की घटना को काफी हल्का नहीं ले लिया?
सिर्फ एक टीचर तक मामला खत्म हो गया, ना कोई एसआईटी गठित हुई है, ना कोई जांच कमेटी बनाई गई है। आपने फिर नहीं सुना, शिक्षा मंत्री जी के बाद शिक्षा मंत्री जी आज को कार्रवाई की, शिक्षा मंत्री कार्रवाई के बाद अपना वीडियो जारी किया, वीडियो जारी करके ऐसा गठन भी इस मामले में होगा और पूरी के पूरे रैकेट को पकड़ा जाने का काम हो जाएगा, हुआ नहीं है ना, कर रहे हैं। अरे भाई कल संज्ञान बात आई जो एफआईआर दर्ज कराने का काम कर दिया, पर आपके सामने अगर पीएफआई जैसा खतरा हो तो 24-48 घंटे क्यों वेस्ट करना? वेस्ट नहीं है। देखिए जांच, देखिए सबसे पहली बात होती है कि जांच करने के लिए पुलिस को कह दिया गया है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, आरोपी इसमें साबित जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, पहली बात। अब नहीं, दो बातें प्रतीक जी, बड़ी बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। जोधपुर की घटना जो पिछली बार जोधपुर में ईसाई धर्म को परिवर्तन करवाया गया, जोधपुर घटना उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की समय घटना थी। एक पिछले यदि 1 वर्ष पूर्व की बात करूं, पूरी पिछले फरवरी की बात करूं तो राजस्थान में 3 से अधिक स्थानों पर धर्म परिवर्तन हुआ, 250 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, ठीक है, और वह सब सामने आया और सामने आने के बाद ही पुलिस पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कोई कार्रवाई आज तक की नहीं गई। ठीक है, क्यों? ठीक है अमितोष जी हाँ। स्वप्निल जी, मैं आपको एक बार पूरा ब्रीफ कर देता हूं थोड़े से समय लेके, क्योंकि प्रतीक जी मौका देते नहीं बोलने का। पहली चीज, हाँ। जब चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, प्रदेश में जब भी ऐसी गतिविधियां होती है, विश्व हिंदू परिषद प्रथम पंक्ति पे आके उनको प्रशासन के साथ ये नहीं देखता कि वो किसका प्रशासन है, उसमें वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराता है, थाने पे भी जाता है, कभी भी सड़कों पे तब उतरता है जब अत्यधिक घटना ऐसी हो जाती है जहां पे प्रशासन असफल हो जाता है काम करने में। सड़कों पर भी उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी देखिए, चाहे वो 12 का विषय हो, उसके बाद श्री माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर एक महिला को किस तरह से मारता, तब भी विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई थी। धौलपुर के अंदर में, भरतपुर के अंदर में, और जिस तरह से अभी वो मंडी का गौ रक्षक के दल ने भी आवाज उठाई। आप ये देखिए कि रिलीजन कन्वर्जन जो है, एक बात मैं कंप्लीट कर लेता हूं कि रिलीजन कन्वर्जन 1917 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट इक्वल टू राइट टू कन्वर्ट, और यही बात करी गई थी। और 1936 में इसलिए स्टेट ने लॉ बना दिए थे, चाहे वो ओडिशा हो, मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट ने लॉ बनाए थे। और उसके बाद देखिए 3 लॉ बनाए आए कानून के पार्लियामेंट में, कांग्रेस की सरकार थी ना तब। मैं तीनों लॉ के आपके सामने बोल देता हूं। इंडियन कन्वर्जन रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल 1954 कांग्रेस की सरकार थी, पास नहीं हुआ। बैकवर्ड कम्युनिटी रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल 1960 कांग्रेस की सरकार थी, पास नहीं हुआ। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल प्रपोज किया 1979 में, किसकी सरकार थी, पास नहीं हुआ। अगर इस तरह के बिल 2 मिनट तब आ जाते हैं, आवश्यकता रिएक्शन ले लेते हैं। प्रतीक जी, जिन बिल्स के बारे में कहा जा रहा है वो पास क्यों नहीं होगा? मैं तो अभी, अरे बिल तो काफी पुरानी बात हो गई, मैं तो अभी अरे तो आपने नींव ही खराब कर दी, इस देश की नींव खराब कर दी। अरे सुनिए तो क्यों घबरा रहे हैं? आप मेरे से बोले ना प्रदीप भाई, हाँ क्या मैंने पीएफआई की बात की थी। कर्नाटक के गांव के अंदर बीजेपी ने किसकी मदद ली थी पता है क्या आपको? एसडीपीआई की, जो पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है। गलत बयान नहीं कर रहे हैं प्रदीप भैया, गलत बयान नहीं कर रहे। बैठ कर इस टीवी चैनल में बैठ कर गलत बयान नहीं कर, ये यूट्यूब हमको नहीं दिखाए, यूट्यूब नहीं दिखाए हमको। हम जानते हैं 10% टैक्स लगाने वाले आप लोग कर्नाटक में, हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने वाले आप लोग हैं। ठीक है, आपको आपको तो हिंदू खाते नहीं है भाई। ठीक है, अब मेरा फाइनल सवाल है अभिनव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिनव जी, कोई टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं होता इस तरह के मामलों का, जबकि अति गंभीर मामले होते हैं। चैनल यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है ना, दिखा रहे बिल्कुल टाइम गंभीर मामला होता है। और प्रतीक जो चीजें दिखा रहे हैं उन प्रिंट मीडिया की सार्वजनिक सच्चाई भी हिंदुस्तान के सभी लोगों को पता है। वो आजकल यूट्यूब पे बैठ करके और अपने गीत प्रवचन चलाते हैं और मीडिया को एक विशेष, लेकिन सवाल ये है पिछली सरकार रही वो 5 सालों की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार जिस वक्त रही है, या जिस तरीके से राजस्थान में चला है सत्ता का खेल जो हुआ, केवल लूटो और राज करो और नाथी का बाड़ा बनाओ, यहाँ पर पर्चे लीक करो, भ्रष्टाचार करो, अपने घर वालों को आईएएस बनाओ और तुम लोगों के खिलाफ एक मुकदमा ना करो, आप अनफेयर न्यूज के मैटर में कोई कार्रवाई नहीं करो। इस प्रकार की जब पुलिस को आपने बना दिया अपंग और पंगु, उस अपंग और पंगु पुलिस की अगर आज ढिबरी टाइट हो रही है और उस पुलिस को अगर काम करने के लिए कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही है कि परिणाम आना चाहिए और वो व्यक्ति या वो गैंग तो जरूर सामने आना चाहिए जिसके लिए हम कह रहे हैं कि आखिर सनातन पर किसकी बुरी नजर लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।